तो जो है आज हमें लास्ट टॉपिक एटॉमिक स्ट्रक्चर का पढ़ना था, जो कल एग्जाम भी है, और वो लास्ट टॉपिक है क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर का स्टार्टिंग यानी इंट्रोडक्शन हमने लास्ट क्लास में पढ़ ही लिया था, जिसमें मैंने आपको बता दिया था कि ये एक इक्वेशन थी, इसको सॉल्व करने के बाद हमें 3 आंसर्स मिले थे, उनको हमने क्वांटम नंबर बोला था। हमें एक की और जरूरत पड़ी थी, तो बाद में हमने उसको ऐड किया था, स्पिन क्वांटम नंबर। तो प्रिंसिपल, एजीमुथल, मैग्नेटिक और स्पिन, ये हमारे पास 4 क्वांटम नंबर हैं। क्वांटम नंबर हमें हेल्प करते हैं टू गेट इंफॉर्मेशन अबाउट द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कहाँ है, किस जगह पे पड़ा हुआ है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देने का काम किसका होता है? क्वांटम नंबर का होता है। तो आज जो सबसे पहला क्वांटम नंबर हम पढ़ने जा रहे हैं, उसका नाम है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या नाम है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। कौन सा क्वांटम नंबर? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब मेरी बात ध्यान से सुनना यहां पे। अगर मैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की बात करूं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर गिवन बाय बोहर। किसने दिया था? बोहर ने दिया था। वही बोहर जिन्होंने बोहर मॉडल दिया था। ठीक, अगर हम बात करें तो इस क्वांटम नंबर का जो सिंबल होता है वो होता है स्मॉल एन। क्या होता है? स्मॉल एन। और इसकी अगर आप वैल्यू की बात करोगे, यानी ये कहां से कहां तक पॉसिबल है, तो 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक आपको जो मर्जी वो वैल्यू लिख लो, सब पॉसिबल है। ठीक है ना? अगर हम बात करें इस क्वांटम नंबर से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, मतलब अगर एन के वैल्यू हमें पता है तो क्या पता होगा, क्या चीज के बारे में पता होगा? तो भैया साहब, अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ, ये क्या करता है? गिव इंफॉर्मेशन, गिव इंफॉर्मेशन अबाउट नंबर ऑफ सेल एंड नेम नंबर ऑफ, इधर नीचे लिख देता हूं, नंबर ऑफ सेल एंड नेम ऑफ सेल। ये समझो, जिसको बोहर ऑर्बिट बोल रहे थे ना, उस ऑर्बिट का नाम बदल के हमने क्या रख दिया? सेल रख दिया। क्या रख दिया है? सेल रख दिया। मतलब लेट से, अगर मान लिया मुझे कहीं वैल्यू दे रखी है, अगर एन की वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी। इसका मतलब उस सेल का नाम क्या होगा? के। क्या नाम होगा उस सेल का? के। अगर एन की वैल्यू 2 होगी तो उस सेल का नाम क्या होगा? एल। एन की वैल्यू 3 होगी तो उस सेल का नाम क्या होगा? एम। अगर एन की वैल्यू 4 होगी तो उस सेल का नाम क्या होगा? एन। ऐसे सो ऑन आप चलते जाओ। ठीक है ना? अगर किसी भी ऑर्बिट के अंदर, मतलब किसी भी सेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेल अगर निकालना हो तो इक्वल टू होगा 2n स्क्वायर के। किसके होता है? 2n स्क्वायर के इक्वल होता है, जहां पर n क्या होता है? सेल नंबर होता है। n क्या होता है? यहां सेल नंबर होता है। और कुछ बातें जो है वो क्या है कि अगर कहीं पर n की वैल्यू ज्यादा है, इसका मतलब उसकी एनर्जी क्या होगी? ज्यादा होगी। अगर कहीं n की वैल्यू ज्यादा है, इसका मतलब उसका रेडियस भी क्या होगा? ज्यादा होगा। और अगर रेडियस ज्यादा है तो आप एक और बात बोल सकते हो कि सर साइज भी क्या होगा? ज्यादा होगा। सही बात है ना? हाँ। और अगर आप पीरियोडिक टेबल की बात करोगे, किसकी बात करोगे? इन पीरियोडिक टेबल, अगर आप पीरियोडिक टेबल में बात करोगे तो जो पीरियड होता है, पीरियड नंबर बराबर होता है नंबर ऑफ सेल के।
किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ सेल के। मतलब मान लिया किसी का पीरियड नंबर 3 है तो उसके पास कितनी सेल होंगी? 3 सेल होंगी। कितनी सेल होंगी? 3 सेल। और किसी का पीरियड नंबर 4 है तो उसका मतलब सेल कितनी होंगी? 4 होंगी। और पीरियड नंबर 5 के लिए सेल कितनी होंगी? 5 होंगी। तो ये सारी बातें थी इंफॉर्मेशन किसके बारे में? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में। एनर्जी का फॉर्मूला भी आपको मिल जाएगा, रेडियस वगैरह का फॉर्मूला मिल जाएगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। अगला हम चलते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर, नोट डाउन करो इसको। तो अगला जो क्वांटम नंबर हमारा है उसका नाम क्या है? एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर। अगर आप एजीमुथल क्वांटम नंबर की बात करते हो, सर एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या होता है? इसके पहले तो कुछ नाम हैं अलग अलग, तो पहले तो ये पता होना चाहिए इसके दूसरे नाम क्या है। एके सेकेंडरी क्वांटम नंबर, या फिर सबसिडरी सबसिडरी क्वांटम नंबर बोलते हैं। अगर हम बात करें तो ये क्वांटम नंबर किसने एक्सप्लेन किया था? सोमरफील्ड ने। किसने किया था? सोमरफील्ड ने। ठीक है ना। अगर हम बात करें भाई साहब तो इस क्वांटम नंबर का सिंबल क्या होता है, यानी किस सिंबल से हम रिप्रेजेंट करेंगे? तो भाई साहब हम इस क्वांटम नंबर को एल सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे। और ये क्वांटम नंबर किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है? यानी इस क्वांटम नंबर से क्या क्या मिलता है, यानी इंफॉर्मेशन अबाउट क्या क्या भाई साहब? पहली बात तो इससे पता चलेगा हमें नेम ऑफ सबसेल। नेम ऑफ सबसेल। आप बताओ एन किसके बारे में बता रहा था? एन सेल के बारे में बता रहा था। ये किसके बारे में बताएगा? सबसेल। यानी सेल के अंदर क्या होती हैं? सबसेल होती हैं। तो ये किसके बारे में बताएगा? सबसेल के बारे में। अगर बात करूं तो दूसरा ये बताएगा शेप ऑफ ऑर्बिटल, और सी तीसरा बताएगा एंगुलर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। कौन सा? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, इन तीनों चीजों के बारे में ये बताता है। जैसे अगर बात करूं, एक और बात आती है कि सर एल की पॉसिबल वैल्यूज कौन कौन सी हैं? पॉसिबल वैल्यूज, तो सुना ध्यान से। एल की वैल्यू कहां से कहां तक होती है? 0 टू n-1 तक होती है। 0 से लेकर कहां तक? n-1 तक होती है। अब सुना ध्यान से, अगर हम बात करें तो कुछ बातें हमें पता होनी चाहिए, और वो क्या ऐसी बातें हैं जो हमें पता होनी चाहिए? तो वो बातें ये हैं कि अगर एल की वैल्यू कितनी हुई? 0। अगर एल की वैल्यू कितनी हुई? 0, तो वो क्या होगा? एस सबसेल होगा। कैसा होगा? एस सबसेल होगा। और जो एस सबसेल होता है वो कैसा होता है? स्फेरिकल होता है। कैसा होता है? स्फेरिकल होता है। कैसा होता है? स्फेरिकल। अगर हम बात करें, अगर एल की वैल्यू कितनी होगी? 1, तो मतलब ये कौन सा सबसेल होगा? पी सबसेल होगा। तो आप देख रहे हो नाम के बारे में तो पता चल रहा है। और एल की वैल्यू 2 से पी सबसेल मतलब डंबल शेप का होगा। कैसा होगा? डंबल शेप का होगा। और अगर एल की वैल्यू कितनी हुई? 2 हुई, तो ये कैसा होगा? डी सबसेल होगा। कैसा होगा? डी सबसेल। और डी सबसेल कैसा दिखता है? डबल डंबल। ठीक। और अगर एल की वैल्यू कितनी हुई? 3 हुई, तो ये क्या होगा? एफ
सबसेल होगा और इसका शेप कैसा होगा, कॉम्प्लेक्स। ठीक, तो मतलब अगर हम बात करें तो एल की वैल्यू देख करके हम क्या बता सकते हैं, शेप ऑफ सबसेल ऑर्बिटल और शेप ऑफ नेम ऑफ सेल के बारे में बता सकते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। क्लियर बात। अब रही बात कि सर एक और चीज बताया, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी निकाल सकते हैं हम। तो अगर हम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकालने जाएंगे तो कैसे निकलेगा, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। तो अगर हम निकालेंगे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम तो होगा रूट में एल इंटू में एल प्लस 1 और एच अपॉन में 2 पाई, एच अपॉन में 2 पाई। अगर हम बात करें तो एक ये होता है, देखो ये वाला एच, ऐसे वाला एच, इसको पढ़ते क्या, हैश। क्या पढ़ते हैं, हैश। ये किसके बराबर होता है, एच अपॉन में 2 पाई के बराबर होता है। आप चाहो तो इसकी जगह वो वैल्यू हैश सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। बाकी ये फॉर्मूला याद रखना है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का। याद रहेगा क्या ये फॉर्मूला, ठीक। अब सुनो, अगर आपको निकालना हो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सबसेल, यानी किसी सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ये कैसे निकलेगा, 2 इंटू में एल प्लस 1, 2 इंटू में एल प्लस 1। किसी भी सबसेल के अंदर इलेक्ट्रॉन अगर निकालने हो तो ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो इसको भी नोट डाउन करोगे। तो अगला क्वांटम नंबर कौन सा है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। क्या है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो अगला हमारे पास है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अगर हम बात करें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को दिया था एक भाई साहब ने जिनका नाम था लिंडे। और अगर हम बात करें तो ये क्वांटम नंबर क्या इंफॉर्मेशन देता है, इंफॉर्मेशन अबाउट स्पेशियल ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ऑर्बिटल क्या चीज है, ऑर्बिटल कुछ नया नहीं, इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, या इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी जहां ज्यादा होती है, उस पूरे क्लाउड को, उस पूरे एरिया को क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल बोलते हैं। अगर हम बात करें तो ये ऑर्बिटल के ओरिएंटेशन के बारे में बताता है। और इंपॉर्टेंट बात, इसका सिंबल क्या होता है, एम। और इसकी पॉसिबल वैल्यूज क्या होती हैं, पॉसिबल वैल्यूज। अगर पॉसिबल वैल्यू की बात करोगे तो -L2 प्लस L तक होती है। मेरी बात सुनना ध्यान से। अगर आप सबसेल को देखोगे ना, तो सबसेल को अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में डालोगे, कहां डालोगे, मैग्नेटिक फील्ड में डालोगे, तो सबसेल क्या हो जाती है, स्प्लिट। क्या हो जाएगी, स्प्लिट हो जाएगी, स्प्लिट इनटू ऑर्बिटल। किसमें टूट जाती है, ऑर्बिटल में टूट जाती है। लेकिन कौन सी सबसेल कितनी ऑर्बिटल में टूटेगी, ये समझना है। सुनो, अगर मान लिया मेरे पास कोई सबसेल क्या है, L इज इक्वल टू 0 है, तो L इज इक्वल टू 0 के लिए M की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं। सर आपने बोला कि -L2 प्लस L, तो सर M की वैल्यू हो सकती है कितनी, सर 0 हो सकती है बस, क्योंकि -0 से +0 मतलब क्या है, 0 ही तो है।
लेकिन अगर मैं एल की वैल्यू कितनी ले लूं, 1 ले लूं, तो इसका मतलब क्या हुआ, माइनस एल टू प्लस एल, -1 टू +1। तो -1 से +1 तक मतलब एम की कौन कौन सी वैल्यू जाएंगी, एक तो आएगी -1 आएगी, एक आएगी आपका 0 और एक आएगी +1। सही बात है ना। अगर बात करूं एल की मैं अगर वैल्यू 2 ले लूं, तो एम की वैल्यू क्या आएगी, -2 आएगी, -1 आएगी, 0 आएगी और फिर 1 आएगी और 2 आएगी। अगर ऐसे ही मैं एल की वैल्यू कितनी ले लूं, 3 ले लूं, तो एल की वैल्यू 3 के लिए क्या आएगा सर, एम की वैल्यू आएगी -3, -2, -1, 0, 1, 2 और 3। अगर बात करूं तो जो ये एल की वैल्यू आपको दिख रही है ना, इन वैल्यूज को हम क्या बोलते हैं, इन वैल्यूज को क्या बोलते हैं हम, ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं इनको हम, ऑर्बिटल बोलते हैं। आप लोग जल्दी से मुझे बता दो कि यहां पर कितनी एम की वैल्यूज आई हैं, एक, तो कितनी ऑर्बिटल हैं, एक ऑर्बिटल है। यहां कितनी एम की वैल्यूज आई हैं, 3, तो कितनी ऑर्बिटल हैं, 3। यहां 5 आई है और नीचे कितनी आई है, 7 आई है। मतलब अब मुझे क्या पता चला कि अगर मैं एल की वैल्यू लिखूं, तो एल की वैल्यू मेरे पास क्या होती है, 0 होती है, 1 होती है, 2 होती है और 3 होती है। ठीक है ना। तो अगर मैं एम की वैल्यू लिखूं, तो एम की वैल्यू यहां कितनी आएगी, सिर्फ एक वैल्यू। अच्छा, एम की जगह अगर मैं लिख दूं ऑर्बिटल, चलेगा। अगर मैं ऑर्बिटल लिख दूं, तो यहां ऑर्बिटल कितनी आई थी, एक। यहां ऑर्बिटल कितनी आई, पी है ना, तो यहां कितनी आई, 3। यहां कितनी आई, 5 और यहां कितनी आई, 7। सही बात है। और अगर हम बात करें, इसी को ऐसे थोड़ा सा नीचे करते हैं टेबल, एक टेबल बनाते हैं टेबल के फॉर्म में। ये हो गया हमारे पास, ये हमारे पास पॉसिबल वैल्यूज हो गई किसकी, एल की। अगर हम एम की बात करते हैं, यहां एम लिख देते हैं, हम यहां सबसेल लिख देते हैं और यहां लिख देते हैं एम। अब टेबल बनाते हैं पूरा, देखो ध्यान से। सबसे पहले अगर बात करूं, तो इस टेबल के अंदर अगर मैं बात करूं सबसेल का, तो सबसेल का नाम क्या है, एस, और वैल्यू एम की कितनी आई है, 0। सही बात है। अगर मैं यहां बात करूंगा, तो सबसेल का नाम क्या है, पी। एम की वैल्यू कहां आई है, -1 टू +1। सही बात है ना। अगर बात करूंगा यहां, तो बताओ सबसेल का नाम क्या होगा, डी ना, और वैल्यू कितनी आएंगी, -2 टू +2 तक होंगे, यानी 5 सबसेल, 5 ऑर्बिटल आएंगे। इसका नाम क्या होगा, एफ। यहां कितनी वैल्यू आएगी, -3 टू +3, और इसमें कितने आएंगे, 7 डब्बे आएंगे। तो मतलब इससे मुझे यह पता चलता है कि एस सबसेल के अंदर कितने डब्बे होते हैं, एक डब्बा। पी सबसेल के अंदर कितने डब्बे होते हैं, 3 डब्बे होते हैं। डी के अंदर कितने डब्बे होते हैं, 5 डब्बे। और एफ के अंदर कितने होते हैं, 7 डब्बे होते हैं। क्लियर बात। इसका मतलब, अच्छा डब्बे का मतलब क्या है, अगर मैं एस बनाऊंगा, तो इस तरीके से मैं हमेशा एक बॉक्स बना दूंगा। कितने बॉक्स, एक बॉक्स, बॉक्स एस का है। अगर मुझे पी कहीं बनाना होगा, तो आगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखोगे, तो पी के अंदर कितने डब्बे बनेंगे, 3 डब्बे बनेंगे। और ऐसे ही अगर आप कहीं डी बना रहे होगे, तो डी के अंदर कितने डब्बे आप बना रहे होगे, 1, 2, 3 और ये 5। और अगर ऐसे ही आप एफ बना रहे होगे, तो कितने बनाओगे, 7। 1, 2, 3, 4, अभी कितने सही हुए ना, 1, 2, 3, 4, 5, 7। ठीक है ना। टोटल कितने डब्बे होते हैं, 7 डब्बे होते हैं। यानी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ये बताता है कि किसी सबसेल के अंदर कितने और बॉक्सेस होंगे, डब्बे होंगे। और उन डब्बों को हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको हम, ऑर्बिटल। ऑर्बिटल क्या होता है, जस्ट आगे बात कर रहे हैं हम, अभी बात ही कर लेते हैं पहले। चल, अगर हम बात करें ऑर्बिटल की, किसकी बात करें, ऑर्बिटल की, तो अगर आपसे कोई पूछता है कि सर ऑर्बिटल क्या होती हैं, 3D स्पेस, सुना हमसे, 3D स्पेस अराउंड न्यूक्लियस, अराउंड
न्यूक्लियस वेयर probability of electron finding is maximum। मतलब जहां इलेक्ट्रॉन के मिलने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं उस 3D स्पेस को क्या बोलते हैं हम? ऑर्बिटल बोलते हैं। सिंपल शब्दों में अगर बोलूं तो ऑर्बिटल क्या है? घर है इसका, इलेक्ट्रॉन का। ऑर्बिटल क्या है? इलेक्ट्रॉन का घर है जहां इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली मिलता है। अब हमारे पास ऑर्बिटल कैसे दिखते हैं ये भी देखना। सुना, अगर मैं एस सबसेल की बात करूं, किसकी बात करूं? एस सबसेल की। तो एस सबसेल में कितनी ऑर्बिटल होती हैं? सिर्फ एक ही होती हैं। और इसका शेप कैसा होता है? स्फेरिकल होता है। कैसा होता है? स्फेरिकल होता है। तो मतलब कुछ इस तरीके से एस ऑर्बिटल स्फीयर की तरह बन जाएंगे। अब मेरी बात सुनना, ऑर्बिटल मैंने बोला क्या है? इलेक्ट्रॉन के जहां मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं उसको ऑर्बिटल बोलते हैं। तो मतलब यहां सब इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा, यहां सब क्या होगा? इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा। अब इलेक्ट्रॉन पार्टिकल तो है नहीं, तो इलेक्ट्रॉन क्या है? वेव है। तो इलेक्ट्रॉन पूरे रिंग के अंदर कहीं भी होगा। तो हमने ये शेप कैसे डिसाइड किया है? इलेक्ट्रॉन को ट्रेस करके कि भैया इलेक्ट्रॉन के मिलने के चांसेस जहां जहां ज्यादा है उसको हमने ड्रॉ किया, और जब ड्रॉ करने पर जो शेप आई है उसके हिसाब से हमने नाम दे दिया उसका। जैसे अगर मैं पी सबसेल बनाऊं, क्या बनाऊं? पी सबसेल। तो पी सबसेल के अंदर कितने ऑर्बिटल होती हैं? 3 ऑर्बिटल होती हैं। कितनी ऑर्बिटल होती हैं? 3। नाम क्या होता है इन 3 ऑर्बिटल का? एक्स एक्सिस पे है तो पी एक्स, वाई पे है तो पी वाई, और जेड पे है तो पी जेड बोलते हैं। अगर हम इस हिसाब से इनका शेप ड्रॉ करेंगे तो देखना ध्यान से कैसे बनता है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, लेट से मेरा ये एक्स है और ये मेरा वाई एक्सिस है, और अगर मुझे क्या बनाना है? पी एक्स बनाना है। क्या बनाना है? पी एक्स। तो कैसे बनेगा? इस तरीके से। ये सर यही शेप कैसे मिला हमें? हमने क्या किया है? इलेक्ट्रॉन को ट्रेस किया है। इलेक्ट्रॉन को ट्रेस करने के बाद जो शेप हमें मिला है, हमने वो शेप बनाया है, अपनी मर्जी से नहीं बनाया है। समझे ना? तो ये क्या हुआ? क्योंकि एक्स पर है तो ये क्या है? पी एक्स है। अगर मैं बात करूं, मैंने क्या बनाया? लेट से इसको मैंने वाई माना था और ये एक्स था, तो अगर मैं पी वाई बनाऊंगा तो पी वाई कैसा दिखेगा मुझे? कुछ इस तरीके से। ये क्या है? पी वाई है। क्या ये? पी वाई। तो अगर मैं पी वाई की बात करूं तो ये मुझे पी वाई दिख गया। और अगर मैं पी जेड की बात करूंगा तो जेड एक्सिस कहां होता है? सर जेड एक्सिस तो होता है ये, ऐसे बोर्ड के बाहर आ रहा होगा, लेकिन हम बोर्ड के बाहर तो नहीं ला सकते, तो हमने यहां साइड में बना दिया। तो ये मेरा कौन सा एक्सिस है? जेड एक्सिस। तो यहां और यहां इस तरीके से क्या बनेगा? पी जेड बन जाएगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि ये 3 ऑर्बिटल होती हैं। मतलब पूरा का पूरा मिला के समझ लो एक सबसेल थी जिसका नाम क्या था? पी। पी सबसेल में इलेक्ट्रॉन था, लेकिन पी सबसेल के अंदर इलेक्ट्रॉन हर जगह नहीं था। पी सबसेल में इलेक्ट्रॉन कुछ जगहों पर था। अगर आप इन तीनों को कंबाइन करो तो आप देखो कैसा बनेगा। देखो ध्यान से, एक ऐसे यहां आएगा, एक ऐसे यहां आएगा, और एक ऐसे यहां आएगा। यही तो बनेगा। तो भैया ये अगर पूरी पी सबसेल में मान लूं तो इस पी सबसेल में क्या इलेक्ट्रॉन हर जगह है? नहीं है ना। यहाँ पे चांसेस ज्यादा है, इसके अंदर चांसेस ज्यादा है, इतनी दूर में चांसेस ज्यादा है, इतनी दूर में चांसेस ज्यादा है, यहाँ ज्यादा है, यहाँ ज्यादा है। तो कहने का मतलब पी सबसेल के अंदर इलेक्ट्रॉन के मिलने के चांसेस जहां ज्यादा हैं उसको मैंने क्या बोला? ऑर्बिटल बोला। तो जब मैंने उसको स्प्लिट किया इन मैग्नेटिक फील्ड तो वो 3 टुकड़ों में टूट गया। एक एक्स पे चला गया, एक वाई पे चला गया, एक जेड पे, जिसका नाम पी एक्स पी वाई पी जेड ऑन द बेसिस ऑफ एक्सिस हमने रख दिया। ठीक। और जब ऐसे ही डायग्राम मैं किसका बनाता हूं? डी का बनाता हूं। ये किसका है? पी का है। अगर मैं ऐसे ही डायग्राम किसका बनाता हूं? डी का बनाता हूं। तो सुनना ध्यान से, डी सबसेल के अंदर मेरे पास टोटल 5, डी सबसेल के अंदर टोटल कितने डब्बे आते हैं? 5 डब्बे आते हैं। एक आता है ऑन एक्सिस। क्या होते हैं? ऑन एक्सिस। और दूसरे टाइप के जो आते हैं वो कहां? बिटवीन एक्सिस। अगर हम ऑन एक्सिस की बात करें तो ऑन एक्सिस में मेरे पास 3 डब्बे हैं, सॉरी 2 डब्बे हैं। एक कौन है? डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। दूसरा क्या है? डी जेड स्क्वायर। और जो इन बिटवीन एक्सिस होते हैं उनका नाम क्या होता है? डी एक्स वाई, डी एक्स जेड, और डी वाई जेड। क्लियर बात? अब अगर मैं बनाऊं किसको? डी एक्स वाई स्क्वायर को, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को,
और डी जेड स्क्वायर को। तो ये कैसे देखेंगे, सुनना ध्यान से। अगर मान लो ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है, वाई एक्सिस है, तो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कहां बनेगा, इसी एक्सिस पर बनेगा। तो यहां बनेगा और कहां है, एक्स पर भी है, तो ऐसे बनेगा। तो ये किसका शेप है, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का। किसका है, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का है। अगर मैं जाता हूं कहां, डी जेड स्क्वायर पे, तो सर डी जेड स्क्वायर कैसा दिखेगा। मैंने क्या किया, पहले ये एक्सिस बना दिए, ठीक। अब सुनना, इसमें से मैं किसी एक को जेड मान ले रहा हूं, लेट से मान लिया ये मेरा जेड एक्सिस है। क्या है मेरा, जेड एक्सिस। तो डी जेड स्क्वायर कैसे दिखेगा, ये बस इसी डब्बे, इसी सर्कल के ऊपर दिखेगा, इसी एक्सिस पर दिखेगा। तो ये क्या हो जाएगा, डी जेड स्क्वायर। और इंपॉर्टेंट बात, इसके चारों तरफ क्या बना होगा, ऐसे एक रिंग टाइप का बना होगा, ठीक। और जब आप इनकी बात करते हो, किसकी, डी एक्स वाई, वाई जेड और एक्स जेड की, तो अगर बात करूं तो देखना ध्यान से, तीन है। हम बात करें, इसको मैंने एक्स एक्सिस माना, इसको वाई माना, तो नाम क्या है, डी एक्स वाई। तो मतलब एक्स और वाई के बीच में होगा, मतलब एक डब्बा यहां बन रहा होगा और एक डब्बा यहां बन रहा होगा, इसको बोल देंगे डी एक्स वाई, क्योंकि एक्स वाई के बीच में है। अगर बात करें, अगर मैं इसको एक्स मानूं और इसको जेड मान लूं, आप किसी को भी एक्स जेड मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर हम बात करें तो ये बन जाएगा मेरा एक्स जेड, ठीक। क्या बन गया, डी एक्स जेड बन गया। अगर मैं यहां पे बात करूंगा तो मैं मान ले रहा हूं इसको क्या, वाई, और इसको क्या मान ले रहा हूं, जेड। तो इस केस में कैसा बनेगा, शेप वैसी है, बस फर्क किसका है, एक्सिस का, डी वाई जेड। तो इस तरीके से मुझे डी की 3 ऑर्बिटल इन बिटवीन एक्सिस और 2 ऑर्बिटल कहां, ऑन द एक्सिस दिखते हैं। और सुनो, जब डी के आप डब्बे बना रहे थे, यहां मैंने बताया डी के कितने डब्बे, ये। तो अगर मैं यहां बनाऊं सारे डब्बे, तो देखना ध्यान से एक और बात, आपने बनाया क्या, एस का डब्बा, आपने मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एस का कितना निकाला, 0, यानी एम की वैल्यू कितनी होगी, 0, यानी एम इज इक्वल टू 0, बस इसका है, ठीक है ना। लेकिन जब आप जाओगे कहां पर, पी में, तो पी के कितने डब्बे हैं, 3 डब्बे हैं। अगर मान लिया पहला वाला पी एक्स है, तो ये पी वाई होगा, और पी जेड को हम बाई कन्वेंशन, जरूरी नहीं कि आप पी जेड को बीच में ही मानो, बट इस चैप्टर में हम बाई कन्वेंशन क्या मान रहे हैं, पी जेड कौन होगा, मिडिल वाला होगा। और इंपॉर्टेंट बात कि पी जेड की वैल्यू हमेशा कितनी होगी, क्वांटम नंबर की 0 होगी, और इसकी +-1 कुछ भी हो सकती है, और इसकी भी +-1 कुछ भी हो सकती है। मतलब पी एक्स और पी वाई की, हाँ, पी एक्स और पी वाई की +-1 में से कुछ भी हो सकती है, लेकिन पी जेड क्या होगा, 0 ही होगा। ऐसे ही अगर मैं किसकी बात करूं, डी की, तो इसमें देखना ध्यान से, सबसे पहले डी जेड स्क्वायर तो मिडिल में रहेगा, कहां रहेगा, मिडिल में। अगर मैंने इसको डी एक्स वाई माना है, तो ये लास्ट वाला क्या होगा, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अगर मैंने इसको एक्स वाई माना है, सॉरी एक्स वाई का, अगर मैंने इसको वाई जेड माना है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स जेड हो जाएगा। अब मेरी बात सुनो, अगर बात करूं, इसकी वैल्यू +-2 होगी, इसकी वैल्यू भी +-2 होगी, मतलब ये दोनों आपस में इंटर स्विच हो सकते हैं, इनको चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर डी एक्स और वाई जेड है, तो इसकी वैल्यू +-1 होगी, इसकी वैल्यू +-1, मतलब ये दोनों आपस में भी चेंज हो सकते हैं, और इसकी वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। तो आपको ये वैल्यूज भी याद रखनी है, ठीक, आपको ये वैल्यूज भी याद रखनी है। अब मेरी बात सुनो, जैसे मान लिया एक क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, क्या लिख रहा हूं, एक क्वेश्चन। जैसे मान लिया मेरे पास n की वैल्यू कितनी दे दिया है, 2, n की वैल्यू कितनी दे दिया है, 2, और मान लेता हूं l की वैल्यू कितनी दे दिया है, मान लिया 1, क्या दे दिया है, 1 दे दिया है। तो आपसे पूछेगा कि सबसेल कौन सी होगी, बता दो, सबसेल कौन सी होगी। तो सुनना, n का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एज इट इज 2 लिख दोगे, आंसर की बात कर रहा हूं मैं,
एज इट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 लिख दोगे। एल की वैल्यू 1 कितनी होती है? पी की होती है। एल की वैल्यू 1 का मतलब क्या होता है? पी। तो मतलब सबसेल का नाम क्या हो जाएगा? 2p हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सबसेल का नाम 2p हो जाएगा। अगर मान लिया ये ए पार्ट था, अगर मैं इसी क्वेश्चन का बी पार्ट लिख रहा हूं, सुना ध्यान से, मैंने क्या किया, एन की वैल्यू कितनी की? 2, एल की वैल्यू कितनी की? 1, लेकिन एम की वैल्यू कितनी कर दी? मान लिया लेट से +-1 कर दी। तो अब आपसे पूछेगा ऑर्बिटल का नाम बता दो, क्योंकि अब ऑर्बिटल लेवल पे चले गए हम। तो अगर मैं ऑर्बिटल का नाम पूछूंगा तो यहाँ ऑर्बिटल कौन सी होगी बताओ? पहले देखो एन की वैल्यू कितनी है? 2 है तो 2 रहेगा। एल की वैल्यू कितनी है? 1, तो मतलब ये पी है। अब एम की वैल्यू +-1 है, तो या तो पी एक्स होगा या तो पी वाई होगा। तो एक बार मैंने लिखा आइदर ये पी एक्स होगा और 2p वाई हो सकता है। आइदर ये 2p होगा, 2p एक्स होगा, या फिर 2p वाई होगा। अब सुनो, कई बार और क्वेश्चन पूछ सकता है, फाइंड क्वांटम नंबर, और लिख दिया क्या? 3d एक्स वाई। क्या लिख दिया? 3d एक्स वाई लिख दिया। तो आपको पता, जो आगे लिखा हुआ नंबर होता है बच्चे, वो n होता है। क्या होता है वो आगे? n होता है। तो n की वैल्यू कितनी है यहाँ? 3। अब ये dx है, dxy। अब बताओ d के लिए पहले बताओ l की वैल्यू कितनी होती है? अच्छा बताओ, n इज इक्वल टू कितना है? 3। l की वैल्यू हमें निकालनी है और m की वैल्यू निकालनी है। तो सर हमें पता है कि l की वैल्यू तो बदलता है spd से, तो d कितना है? d के लिए l की वैल्यू कितनी होती है? 2 होती है। तो सर d कितना हो जाएगा? 2। अब ये dxy है, तो dxy के लिए अभी पढ़ा है कि xy के लिए l की वैल्यू कितनी होती है? +-2 होती है। तो मतलब सीधा क्या लिख देंगे? +-2 लिख देंगे। तो आई थिंक क्वांटम नंबर तो पहचान लोगे, कहीं दिया हो। चलो एक और ले लेते हैं। अगर मान लिया 2p जेड भी एक दे दिया, यहां पे भी निकालने के लिए बोल दिया है, तो भैया n इज इक्वल टू कितना होगा? 2। आगे लिखा हुआ नंबर होता है। p है तो l की वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी। और अगर मैं m निकालने जाऊंगा तो पी जेड है, पी जेड के लिए 0 होता है सीधा, तो सीधा आंसर कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। क्लियर बात? तो इस तरीके से जो है हम बात करते हैं यहाँ भाई। क्लियर बात? अब मेरी बात सुनना, यहां तक कोई समस्या नहीं किसी को ना? ठीक। अब यहां पे सुनना, ये जो डब्बे हैं इनको क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल। ये डब्बे क्या हैं? ऑर्बिटल। तो मैं नोट करके लिख रहा हूं, हर एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? हाँ, ईच ऑर्बिटल, ईच ऑर्बिटल कैन accommodate मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, यानी 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम एकोमोडेट कर सकता है हर एक डब्बे के अंदर। इस बात से आपको एक और इंफॉर्मेशन मिलेगी, क्या? कि भैया पी के पास कितने डब्बे हैं, एस के पास कितने, पहले बताओ। एक डब्बा है तो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। मतलब अगर एस है तो उसके पास मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं? 2 हो सकते हैं। अगर आपके पास पी है तो मैक्स इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं? 3 डब्बे का मतलब 6 इलेक्ट्रॉन। और अगर डी है तो मैक्स कितने हो सकते हैं इलेक्ट्रॉन? सर 5 डब्बे हैं तो मतलब क्या हो सकता है? 10 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। और सोचो अगर एफ होगा तो मतलब 7 डब्बे हैं, तो मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 14 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो ये इससे हमें क्या पता चलेगा कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? अच्छा, इलेक्ट्रॉन निकालने का ये और तरीका है, कैसे? आप बताओ। अभी जस्ट मैंने पीछे लिखवाया था कि इससे हम क्या पता कर लेते हैं। ये होता है, इधर देखो, 2 इंटू में 2l+1 होता है। तो यहाँ फॉर्मूले में करेक्शन थोड़ा सा करना था, 2 इंटू में 2l+1। अगर बात करूं, अब रखो ध्यान दे, अगर l की वैल्यू 0 रखोगे तो 2 0 में 0 +1, यानी 1 आया तो 1 की मल्टीप्लाई 2। अगर p की वैल्यू 1 रखोगे, 2 1 जा 2 और एक 3, और 3 की मल्टीप्लाई 2 से कितना आ जाएगा? 6। यानी इससे भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता चल जाएंगे, चाहे आप यहां से निकालो चाहे आप यहां से निकालो, दोनों बातें क्या है? सेम है। ठीक है ना? तो प्रिंसिपल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हो गया, इसको भी नोट डाउन करो, आगे चलते हैं उसके बाद। अगला हमारे पास आता है यानी फोर्थ क्वांटम नंबर, दैट इज स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर।
अगर मैं स्पिन क्वांटम नंबर की बात करूं बच्चे, तो इसको किसने दिया था? गिवन बाय गॉड स्मिथ एंड एलन बेक। अगर हम बात करें इसके सिंबल की, तो या तो एस लिख देते हैं या फिर केवल लिखा होता है एम एस। ठीक, और ये क्या करता है? रिप्रेजेंट टू क्वांटम मैकेनिकल स्टेट, टू क्वांटम मैकेनिकल स्टेट। मतलब सिंपल शब्दों में, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते थे ना, एक डब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन, तो दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में नहीं हो सकते। अगर एक ऊपर की डायरेक्शन में है तो एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है ना। मतलब इन ईच ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन आर फिल्ड, मतलब हर एक ऑर्बिटल में क्या होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे विद अपोजिट स्पिन, या स्पिन बोल दो या डायरेक्शन, ठीक है, अपोजिट स्पिन। और अगर हम एस की वैल्यू बोलें तो एस की वैल्यू कितनी होती है? प्लस माइनस 1/2। कितनी होती है? प्लस माइनस 1/2 होती है। अब सुना यहां से, हम अगर हम स्पिन एंगुलर मोमेंटम की बात करें, तो स्पिन एंगुलर मोमेंटम, जैसे हमने ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकाला था, सेम वही फॉर्मूला है, बस फर्क ये है एस इंटू में s+1 और h अपॉन में 2 पाई। ठीक, अब यहाँ पे कुछ फॉर्मूले लिख रहा हूं मैं। क्या लिख रहा हूं? कुछ फॉर्मूले, देखना है इनसे। जैसे अगर बात करूं तो कुछ फॉर्मूले तो मैं पीछे बता के आ रहा हूं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं। ठीक, इधर देखो, फॉर nth सेल, अगर मेरे पास सेल कौन सी है? ns सेल है, और मुझे निकालना है टोटल ऑर्बिटल। किसी सेल के अंदर टोटल कितनी ऑर्बिटल हो जाएंगी? तो होगा आंसर n²। क्या होगा? n²। जैसे सेल नंबर 1 मान लो, तो n की वैल्यू कितनी होगी? 1। अगर n की वैल्यू 1 होती है तो कौन सी सेल होती है? उसमें सिर्फ s होती है। s में कितने डब्बे होते हैं? एक डब्बा, यानी ऑर्बिटल कितनी है? एक। फॉर्मूले में रखते हैं, 1 का स्क्वायर कितना आएगा? 1 आएगा, एक ही आएगा। अगर दूसरी सेल में चले जाओगे तो क्या आ जाएगा? s आ जाएगा और p आ जाएगा। तो s है और क्या है? p। तो 2 डब्बे हो गए। अगर बात करो 3 होते हैं p के पास, एक होता है s के पास, टोटल डब्बे कितने हो गए? 4, यानी 4 ऑर्बिटल हैं। चेक करें, अगर n की वैल्यू 2 होगी तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 आ जाएगा आंसर। इसके बाद अगर हम बात करें फॉर lth सबसेल, कौन सी सबसेल के लिए? lth सबसेल, टोटल ऑर्बिटल। किसी एल सबसेल के अंदर टोटल ऑर्बिटल कितनी होंगी? 2l+1। जैसे मान लिया p के अंदर कितने डब्बे होंगे ये मुझे पता करना हो, तो कितना निकलेगा? p की वैल्यू कितनी होती है l की? 1। तो 2 इंटू में 2, 2 इन जाओ 2, और +1 कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो बस ये फॉर्मूले याद रखने हैं थोड़े से, और बाकी फॉर्मूले तो मैंने लगभग पीछे लिखवा दिए हैं सारे। तो ये हमारा हो गया स्पिन क्वांटम नंबर। अब सुनो ध्यान से, एक और टॉपिक पढ़ा देता हूं, फिर नोट करना इसको। नोड, क्या? नोड। और मुझे ऐसा लगता है 1 नंबर का क्वेश्चन एक तो आपको मिलेगा इससे। ठीक, हर साल आता है, तो इस साल भी आपको मिल सकता है। अगर मैं बात करूं किसकी? नोड की। जैसे आपने पढ़ा था ऑर्बिटल वो जगह है जहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं, तो नोड वो जगह होती है जहां इलेक्ट्रॉन के मिलने के चांसेस बिल्कुल नहीं होते। ठीक है ना। तो नोड क्या होता है, सुना ध्यान से। नोड आप बोलो पॉइंट है, या फिर एक लाइन है, या फिर आप बोलो सरफेस है, या फिर आप बोलो प्लेन है, वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0। वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन क्या होता है?
इलेक्ट्रॉन इज 0। जहां इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0 है, उसे क्या बोलते हैं हम, नोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम, नोड बोलते हैं। अब मेरे पास नोड दो तरीके के होते हैं। कितने तरीके के, दो तरीके के। एक होता है रेडियल नोड। वैसे मैं अगर डायग्राम वगैरह में तो आपको पढ़ना नहीं है, बट फिर भी अगर मैं आपको बताऊं थोड़ा सा, तो जैसे मान लो मैंने ये पी एक्स बना दिया। क्या बना दिया, तो भैया इलेक्ट्रॉन तो यहां मिलेगा ये घेरे के अंदर, लेकिन अगर बात करूं तो देखो इस वाले प्लेन पे इलेक्ट्रॉन मिलेगा क्या, कहीं है ही नहीं इलेक्ट्रॉन, तो इसे नोड बोलते हैं। ऐसे ही अगर मैं बहुत सारे से गोले बनाऊंगा, तो बीच में से एक बाउंड्री, एक सरफेस बनता है जहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं मिलता है। मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ नहीं मिलेगा, ये गोला बनाया ना, तो गोले के सरफेस के जस्ट ऊपर यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, तो वहां इलेक्ट्रॉन के मिलने के चांसेस क्या होते हैं, 0। तो इन सभी को नोड बोलते हैं। आपको बनाना नहीं है, बस आपको बस कैलकुलेट करने आना चाहिए कितने नोड निकल रहे हैं। अब मेरी बात सुना ध्यान से। अगर बात करूं नोड, मेरे पास क्या है, एक रेडियल होता है। एक क्या होता है, रेडियल नोड, ठीक। और दूसरा हमारे पास होता है प्लेन, क्या नाम है, नोडल प्लेन। क्या होता है, नोडल प्लेन, ठीक है ना। अगर हम बात करें रेडियल नोड की, तो रेडियल नोड होता है हमारे पास, यानी अगर मुझे निकालना हो रेडियल नोड, तो रेडियल नोड होता है n माइनस एल माइनस 1। और अगर मुझे निकालना हो नोडल प्लेन, क्या निकालना हो, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एल। कितना होता है, एल। और अगर मुझे पता करना हो टोटल नोड, भैया टोटल क्या होंगे, रेडियल और उसके दोनों को मिला के होंगे, तो टोटल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, n माइनस 1 हो जाएगा बस, क्योंकि l तो कैंसिल हो जाएगा, तो सीधा ये फॉर्मूला मेरे पास हो जाएगा। तो आपको इस तरीके से नोड निकालने आना चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए, फॉर एग्जांपल मुझसे बोल दिया फाइंड द नोड इन 2p, किसमें निकालना है, 2p का नोड निकालना है। तो मुझे पता है यहाँ n की वैल्यू कितनी है, 2 है, और l की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो अगर मुझे रेडियल नोड निकालना होता, क्या निकालना हो, रेडियल नोड, तो क्या हो जाएगा, 2 माइनस मतलब n माइनस एल, 1 माइनस 1, कितना हो जाएगा, 0। अगर मुझे निकालना हो क्या, नोडल प्लेन, क्या निकालना हो, नोडल प्लेन, तो नोडल प्लेन किसके बराबर होता है, एल के बराबर, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर मुझे टोटल नोड बताने हो, तो आपको पता है n माइनस 1 होता है, मतलब 2 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम, हाँ, तो कितना हम निकाल सकते हैं, मतलब अच्छा ये 2 लिख दिया क्या मैंने, 1 हो जाएगा। तो ये सब क्या है, मेरे पास नोड निकालेंगे, कैसे निकालते हैं, इसको नोट डाउन करो, फिर बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, ठीक है। तो आगे चलते हैं, हमारे पास अगला टॉपिक आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या आता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो इसके हमारे पास टोटल 4 रूल हैं। इन चारों रूल्स की मतलब जिसमें से हुन्स और पॉलिश एक्सक्लूजन की डेफिनेशन याद रखनी है, पेपर में आते हैं। सबसे पहला जो है वो है अबव, दूसरा जो हम फॉलो करेंगे वो है n+l रूल। तीसरा जो हम फॉलो करेंगे वो है पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। और डी यानी चौथा जो हम फॉलो करेंगे वो है हुन्स रूल। मैं डेफिनेशन पॉली और हुन्स की यहीं लिख दे रहा हूं, और आप बाउ को भी यहीं बता दे रहा हूं, ठीक है ना। फिर हम सीधा सीधा रूल को समझते हैं कि क्या होगा, ठीक है ना। सबसे पहले आप बाउ कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन आर फिल्ड इन ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन कहां भरा जाएगा, ऑर्बिटल के अंदर, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, इन इंक्रीजिंग
ऑर्डर ऑफ एनर्जी, यानी एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको इलेक्ट्रॉन को फिल करना है। ठीक है, N+L रूल हमें एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर बताएगा कि कैलकुलेट कैसे करते हैं। कॉलरिज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है नो टू इलेक्ट्रॉन हैव सेम set of all four quantum number, all four quantum number। मतलब कोई भी दो इलेक्ट्रॉन के पास जो एक डब्बे के अंदर है, नो टू इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल, नो टू इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल। तो इसको एडजस्ट करने के लिए क्या करते हैं, ऐसे इसको इधर टू इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल। अच्छा है इधर रह गया क्या, नो टू इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल हैव सेम सेट ऑफ ऑल फोर क्वांटम नंबर। या सिंपल शब्दों में अगर हम बात करें तो ये रूल कह रहा है कि भैया एक डब्बे के अंदर दो इलेक्ट्रॉन आते हैं, दोनों के सारे क्वांटम नंबर सेम नहीं होने चाहिए। अब बताओ, अगर किसी एक, जैसे मान लिया ये डब्बा है P, इसके अंदर मैंने बोला था कि दो इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन आएंगे, दो इलेक्ट्रॉन, उनका L सेम रहेगा, M सेम रहेगा, N सेम रहेगा, लेकिन S अलग होगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ है तो उसका S +1/2 होगा, एक इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ उसका S -1/2, या फिर आप ऊपर वाले को -1/2 दो, नीचे वाले को +1/2 दे दो। मतलब अगर तीनों के तीनों N L M सेम हो सकता है, लेकिन S किसी दो इलेक्ट्रॉन का सेम नहीं हो सकता जो एक डब्बे में बिलोंग करते हों। ठीक है ना, यानी एक ही डब्बे में रहने वाले दो इलेक्ट्रॉन का S जो है वो सेम नहीं होगा। अगर हुन्स रूल की बात करें तो पेयरिंग of electron in an orbital does not take place until each orbital has been filled with one electron। मतलब कह रहा है सारे डब्बों में एक इलेक्ट्रॉन आ जाना चाहिए, फिर पेयरिंग करेंगे। ठीक है, क्या है रूल अभी आगे देखेंगे, बट पहले देखते हैं। अब हमें थोड़ा बढ़िया समझना है जिस रूल को, वो है N+L रूल। क्या है N+L रूल? क्योंकि यहां से कई बार क्वेश्चन क्या आते हैं, कंपेयर द एनर्जी, क्या करने के लिए, एनर्जी कंपेयर करने के लिए। तो N+L रूल से सुना ध्यान से, सबसे पहले देखो, अगर मान लिया फॉर सेम वैल्यू ऑफ n, फॉर सेम वैल्यू ऑफ n, अगर n की वैल्यू सेम है तो याद रखना इस केस में l की वैल्यू अगर ज्यादा होगी तो एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। जैसा एग्जांपल के लिए मैंने लिखा 4s 4p 4d और 4f, तो आपको पता है n यहां सेम है, तो आप बताओ एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, f की ज्यादा होगी, क्योंकि f की l की वैल्यू कितनी होती है, 3 होती है, तो सबसे ज्यादा एनर्जी इसकी, उससे कम इसकी। ये एनर्जी का ऑर्डर है। अगर मान लिया क्या हो जाए, फॉर सेम वैल्यू ऑफ l, अगर l की वैल्यू सेम है तो n की वैल्यू ज्यादा, तो एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। मतलब जैसे मान लिया 2s 3s 4s है, तो भैया s सब में है, यानी l सबका सेम है, n अलग अलग है, तो आपको पता है 4s की एनर्जी यानी n की वैल्यू ज्यादा है 4 की,
उसका 3 और उसका 2, तो n की वैल्यू कहाँ ज्यादा है 4 में, और n की वैल्यू अगले में क्या 3 और 2, तो जहां पे n की वैल्यू ज्यादा वहां एनर्जी ज्यादा, मतलब 4s की एनर्जी ज्यादा होगी, 3s की उससे कम और 2s की उससे कम। लेकिन सुनना, अगर क्या हो जाए n n l अगर क्या हो डिफरेंट हो, तो इस केस में सुना ध्यान से, n प्लस l की वैल्यू ज्यादा, एनर्जी ज्यादा। लेकिन अगर कभी गलती से ये भी क्या आ जाए सेम आ जाए, इफ सेम, इस केस में याद रखना n ज्यादा तो एनर्जी ज्यादा। अब जैसे मैं एक एग्जांपल से ही सबको समझा रहा हूं यहां, अगर बात करूं तो मैं लिख रहा हूं 1s 2s 4p 3d 4s 3d 3d लिख दिया था ना, 3p, बस ये लिख दिया मैंने। मुझे यहाँ एनर्जी कंपेयर करना है, किसकी एनर्जी ज्यादा है किसकी एनर्जी कम है, तो मैं सब जगह क्या निकालूंगा n प्लस एल निकालूंगा। तो यहाँ 1 प्लस 0 यही होगा ना, 1 आ जाएगा, या ऐसे लिख दूं 1 प्लस 0 कितना आ गया 1, यहाँ 2 प्लस 0 कितना आ गया 2, यहाँ क्या होगा 4 है और एल की वैल्यू पी की वजह से 1 होगी, तो यहाँ क्या आ जाएगा 5, यहाँ 3 प्लस 2 5, यहाँ 4 प्लस 0 4, यहाँ 3 प्लस 1 क्या हो जाएगा 4। मैंने बोला n प्लस एल जिसका ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा, सबसे ज्यादा कितना है 5, तो सर 5 में 2 आ गए, तो मैंने बोला जब 5 में 2 आ जाए तो n जिसका ज्यादा होगा, n किसका 4p का ज्यादा है, तो मतलब सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होगी, सबसे ज्यादा एनर्जी 4p की होगी, और उसके बाद 3d की। अब चले, अब यहाँ आते हैं तो ज्यादा है, दोनों सेम है, तो अब किसका ज्यादा हो गया, जिसका n ज्यादा यानी 4s का ज्यादा होगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा 3p, फिर आपके पास 2s आ जाएगा और फिर आ जाएगी 1s का। तो कहने का मतलब है जब आप एनर्जी कंपेयर कर रहे होगे तो आपको क्या देखना होता है, पहले n प्लस एल देखोगे, जहां ज्यादा होगा उसकी ज्यादा होगी, लेकिन अगर वो सेम हो जाए तो जिसकी n की वैल्यू ज्यादा होगी उसकी s की वैल्यू ज्यादा होगी। इतनी बात अगर आपको याद हो गया तो बस इतना याद रखो, एनर्जी ऑर्डर हम बैठ के उससे नहीं निकालेंगे। अगर आपसे कहीं क्वेश्चन आ जाए कि कंपेयर द एनर्जी ऑर्डर, तो आप उस फॉर्मूले का जो पीछे पढ़ के आ रहे हो वो इस्तेमाल करोगे और उसके बाद जो है बता दोगे। हम जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो क्या इस्तेमाल करते हैं, सिंपल सा फंडा है, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल, 2 बार पब्लिक स्कूल, फिर 2 बार दिल्ली पब्लिक स्कूल, फिर 2 बार दिल्ली पब्लिक स्कूल, फिर उसके बाद फेक दिल्ली पब्लिक स्कूल, फिर फेक दिल्ली पब्लिक स्कूल। सिंपल सा फंडा होता है। तो अगर बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि एस की वैल्यू कहां से शुरू हो जाती है 1 से, एस की वैल्यू कहां शुरू होती है 1 से, कैसे पता चला 1 से शुरू होती है, अच्छा बताओ। अगर मैं यहां 1 लिखता हूं तो मतलब एन की वैल्यू कितनी है बच्चे 1, तो एल अगर निकालूंगा तो एल की वैल्यू कहां से होती है 0 to 0, मतलब 0 ही आएगी, अरे 0 to 0 मतलब 0 ही आएगी, सही बात है ना। और 0 अगर एल की वैल्यू हो तो क्या होता है एस होता है, क्या इसके अलावा और कुछ आया नहीं आया ना, तो सिर्फ 1 के लिए क्या आता है सिर्फ एस आता है। फिर ये 1s है, अगला 2s हो जाएगा, इसके अगला वाला है 3s, इसके अगले वाला है 4s, ये 5s, ये 6s, थोड़ा इसको दूर दूर कर लेते हैं, ये 6s हो गया, कहां गया इधर, इधर मेरे पास 7s और ये 8s। अब सुनना, अगर n की वैल्यू 2 हो जाए तो वहां से क्या शुरू हो जाएगी p की वैल्यू शुरू हो जाएगी, तो देखो p यहां से शुरू होता है, कैसे पता चला, अगर n की वैल्यू 2 हो तो l की वैल्यू क्या होगी 0 और 1 होती है, 0 के लिए s हो गया और 1 के लिए क्या हो गया p, मतलब p की शुरुआत कहां से होती है 2 से होती है, तो 2p हो गया, 3p हो गया, 4p हो गया, 5p हो गया, 6p हो गया और ये 7p हो गया। ऐसे ही अगर बात करो d की वैल्यू कहां से शुरू होती है 3 से, तो अगर आप बात करो 3d हो गया, 4d हो गया, 5d हो गया और ये 6d हो गया। f की वैल्यू कहां से स्टार्ट होती है 4 से स्टार्ट होती है, तो f कहां है भाई साहब यहाँ 4f और ये 5। तो आपको ये ऑर्डर याद रखना है, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल से ऑर्डर याद रखना है। अब मैं सिंपल शब्दों में एक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूं, उसी डब्बे में भर रहा हूं, वहीं से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप सबको क्लियर हो जाएगी। देखो ध्यान से, मैं लिख रहा हूं मान लिया क्रोमियम के लिए, किसके लिए लिख रहा हूं
लिख दूं क्रोमियम पहले, चलो क्रोमियम नहीं लिखता हूँ, पहले लिख देता हूँ सोडियम आसान करने के लिए। 11 है मेरे पास एटॉमिक नंबर इसका। अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूंगा तो यही लिखूंगा, मैंने लिखा 1s 2s 2p 3s, मतलब वहां यहीं तक जरूरत खत्म हो जाएगी हमारी। कैसे मुझे पता चला? आप प्रैक्टिस करोगे आपको वही बदल जाएगा और आपको पता भी होगा। अगर बात करूं 1s, तो 1s में कितना, अच्छा मैंने एक और इरेज कर दिया क्या फालतू का, 3s। अब यार देखो ध्यान से, s में कितने आते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन, तो ऊपर लगाएंगे 2, s में 2 इलेक्ट्रॉन तो 4 हो गए, p में 6 इलेक्ट्रॉन तो 6, 10 हो गए। 11 इलेक्ट्रॉन में से एक बचा है तो यहां लगा देंगे, ये हो गया 11th इलेक्ट्रॉन, मतलब 1s2 2s2 2p6 3s1, ठीक है ना। अब मेरी बात सुनो, जो जहां पर n की वैल्यू, ये 1, n की वैल्यू कितनी है 1, जो मैक्सिमम n की वैल्यू होता है उसे हम बोलते हैं बच्चे वैलेंस सेल। क्या बोलते हैं? वैलेंस सेल। अब मेरी बात ध्यान से यहां सुनना, हुंस और पॉली भाई साहब ने क्या बोला था उसको समझो। आपको पता है यहां कितना है? 1s है, ये कौन सा डब्बा है? 2s का है, ये डब्बा कौन सा है? 2p का है, और ये डब्बा किसका है? 3s का है। तो सुना ध्यान से, जो हमारे हुंड भाई साहब थे, जो हमारे क्या थे, अच्छा पहले हुंड से पहले पॉली की बात करते हैं। आपको पता है एक डब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, यहाँ 2 लिखा भी है। तो उन्होंने कहा कि अगर आप इलेक्ट्रॉन भर रहे हो, एक ऐसे ऊपर लगाया है तो दूसरा ऊपर लगा दिया तो ये गलत हो जाएगा। ये क्या है? गलत। ये क्या है? गलत। मतलब 2 इलेक्ट्रॉन की सेम डायरेक्शन नहीं हो सकती, एक डब्बे के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हो और तो उनकी डायरेक्शन सेम नहीं हो सकती, तो ये गलत है। अब यहां पे अगर मैं इस तरीके से भरता तो कौन सा रूल वॉयलेट होता? पॉली, पॉली रूल क्या होता? वॉयलेट होता। अच्छा कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि किसमें कौन सा रूल वॉयलेट हो रहा है, पॉली वाला रूल वॉयलेट हो जाता। अब सुनना, तो सर पॉली का रूल वॉयलेट ना हो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? एक इलेक्ट्रॉन अगर ऊपर भरा है तो एक इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन नीचे होनी चाहिए, ठीक है ना। अब सुनना, यहां पर भी 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, एक ऊपर होगा तो एक नीचे होगा। यहां कितने? 6 इलेक्ट्रॉन हैं। अब सुना ध्यान से, ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया, ठीक है ना। सुना ध्यान से, अगर मान लिया एक डब्बे के अंदर कितने आते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन, तो चलो इसको छोड़ो भी, इसको ऐसे नीचे रखेंगे, इसको ऐसे रखेंगे, इसको ऐसे रखेंगे, ठीक है। आपको पता है रूल्स नॉर्मल चल रहे हैं, यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन है तो आप चाहे ऊपर रखो चाहे नीचे रखो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपने देखा कि पॉलीज रूल कब वॉयलेट होगा, समझ में आया? दोनों सेम डायरेक्शन में हो जाएंगे तो वॉयलेट हो जाएगा। एक एग्जांपल और मैं दे रहा हूं पी ब्लॉक का, ताकि हमें समझ में आ जाए कौन सा रूल, हुंस रूल। इधर देखना, अगर मैं क्लोरीन ले लूं एटॉमिक नंबर 17, तो क्या होगा? 1s2 2s2 2p6, कितने हुए? यहां तक 10 हुए। उसका 3s2 तो कितने हो गए? 12, और 3p5, अब कितने हो गए? 17 हो गए पूरे। अब मेरी बात सुना ध्यान से, आपको पता है यहां से लेके यहां तक तो आप भर ही दोगे आराम से, जैसे यहां भर रहे थे, ठीक। मैं पी वाले में बताता हूं इसका, इसको ध्यान से समझना। पी वाले में कितने डब्बे हैं? हाँ, कितने डब्बे हैं? 3 डब्बे हैं। अच्छा यहां भी मजा नहीं आएगा, चलो तो बता ही दे रहे हैं इसको। ये कितना हुआ? जैसे मान लिया एक इलेक्ट्रॉन भरा, ये दूसरा भर दिया, ये तीसरा भर दिया, ये चौथा भर दिया और ये 5वां भर दिया। यहां भी गड़बड़ी आप नहीं करोगे रूल में, जो गड़बड़ी करोगे वो 4 वाले में करोगे। और 4 वाले के केस में हम ले लेते हैं किसको? 5 है ना, तो सल्फर ले लेते हैं। क्या लेते हैं? सल्फर, एटॉमिक नंबर 16। तो आपको बताएं यहां से क्या आएगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p4। अब यहां आपके गड़बड़ करने के चांसेस, क्यों और कैसे? सुनना ध्यान से। अगर मैं इसके डब्बे बनाऊंगा तो आपको बताएं ये 3 डब्बे सर ऐसे बन जाएंगे, बाकी सब तो भरी लोगे पीछे वाले जो कि सब फुल फुल है। अब सुनना, 4 इलेक्ट्रॉन भरने थे, मैंने ऐसे भर दिए 4, गलत है। कौन सा रूल वॉयलेट हुआ? हुंड रूल। हुंड रूल क्या हुआ? वॉयलेट हुआ। क्यों भाई साहब? हुंड भाई साहब ने कहा था पेयरिंग, यानी एक डब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन तब तक नहीं भरोगे जब तक हर डब्बे में कम से कम एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं आया है। हाँ, जैसे यहां पे देखो हर डब्बे में एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया था, इसलिए पेयरिंग मैंने किया, तो यहां कुछ गड़बड़ी होने के चांस नहीं थे। अगर आप यहां 2 भरते, यहां 2 भरते, तब भी लास्ट वाले में एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है।
तो कोई चांस गड़बड़ करने का था नहीं, यहाँ चांस है। अगर आपने चारों इलेक्ट्रॉन दो डब्बे में एडजस्ट करवा दिए तो गड़बड़ हो जाएगा। तो भैया कैसे भरना चाहिए फिर? तो देखो एक डब्बे में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन, तो भैया देखो एक इलेक्ट्रॉन यहां भर दिया, एक इलेक्ट्रॉन यहां भर दिया, एक इलेक्ट्रॉन यहां भर दिया, अब बच गया ना दो, तो इधर से पेयरिंग कर दो अपोजिट डायरेक्शन में, क्या कर दो? अपोजिट डायरेक्शन में पेयरिंग कर दो, अब कोई समस्या नहीं। अच्छा 4 ही थे, ठीक है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहां भर दिया, हो गया 4, ठीक है ना, मतलब वहां नहीं करना था कुछ, तो ये हो गया हमारा सही। क्लियर बात? तो ये वाला सही है और वो वाला क्या था? गलत था। अब देखो दो कॉन्फ़िगरेशन ऐसी हैं जो गड़बड़ वाली होती है, एक है क्रोमियम की और एक है कॉपर की। कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 और क्रोमियम का 24। अगर आप करोगे तो होता है 1s2 2s2 2p6, हाँ 3s2 3p6 4s2 और 3d4। सुना, ऐसा होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था। अगर मैं इसका करता तो 4s2 3d9 ऐसा होना चाहिए था यहां पे, ये था हमारा एक्सपेक्टेड। क्या था ये? एक्सपेक्टेड। ये भी हमने क्या किया था, नीचे वाला भी एक्सपेक्ट किया था, बट क्या ऐसा होता है? नहीं होता है। तो नहीं होता तो क्या होगा? इसका रंग हम बदल रहे हैं, ठीक। अब ये देखना ध्यान से, यहां पे 4s में 1 आ जाता है और 3d में 5 हो जाता है, ये करेक्ट है और ऊपर वाला गलत है। अब सर ये क्यों गलत सही हुआ? सुना ध्यान से, रीजन क्या है? हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड, हाँ मोर स्टेबल। सुना ध्यान से, जैसे अगर मैं बात करूं, अगर मैं एस के अंदर यहां पे एस के अंदर अगर मैं 2 इलेक्ट्रॉन भरता तो ये फुल्ली फिल्ड हो जाता, सही बात है। डी के अंदर कितने डब्बे होते हैं? 5 डब्बे। अगर एक एक के अंदर एक इलेक्ट्रॉन डालूंगा तो कितने आएंगे? 4 आएंगे, एक डब्बा खाली है। तो ये कह रहा है कि भैया अगर इस एक इलेक्ट्रॉन को यहां जंप करा दोगे तो होगा क्या? इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और डी के अंदर हर एक डब्बे में कितने कितने? एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। इसका मतलब डी वाला भी हाफ फील्ड हो गया और पी वाला भी क्या हो गया? हाफ फील्ड। अरे डी के अंदर कितने आते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन, 5 भरे हुए मतलब हाफ भरा हुआ है। एस के अंदर कितने आते हैं? 2, एक भरा हुआ मतलब हाफ भरा हुआ है। तो कह रहा है ये वाली कंडीशन ज्यादा स्टेबल होती है, इसलिए यहां पर ऐसा कर देना है, ठीक है ना। अब अगर हम बात करें नीचे वाले में, तो नीचे वाले में सब कुछ सेम रहेगा, चेंज किसका आएगा? इसका। तो जो चेंज आएगा मैं वही लिख रहा हूं नीचे बस, बाकी रेस्ट ये सब क्या है? सेम है। तो यहाँ चेंज क्या आएगा? ये 1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? 10। अब बताओ 10 मतलब ये हो गया फुल्ली फील्ड या हाफ फील्ड? और फुल्ली और हाफ क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं, इसलिए क्योंकि डी में आते हैं 10 इलेक्ट्रॉन, 10 भरे हुए हैं। एस के अंदर 2 आता है लेकिन 1 भरा हुआ है, ये हाफ फील्ड हो गया, ये स्टेबल हो गया। यहाँ पर आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम नाम का चैप्टर जो था वो खत्म हो गया है। अब आज के लिए बस यहीं तक, बाकी मिलेंगे आगे भविष्य में, ठीक। अब